मुख्यमंत्री नाम का ये रहेंगे, लेकिन नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करेंगे या गृह मंत्री। मोहनलाल जी ये लोग जो है रबर स्टैंप का काम करेंगे। ये रबर स्टाम्प नहीं, खड़ाऊ का शासन होगा। ये खड़ाऊ शासन होगा। जो राम राज्य की कल्पना ये कर रहे हैं ना, वही राम राज्य ला रहे हैं। खड़ाऊ शासन होगा। और राम राज्य में खड़ाऊ का शासन था ना, राजगद्दी पर खड़ाऊ बैठा था। तो यहाँ भी वही है कि मोदी जी और अमित शाह जी का खड़ाऊ ये लोग हैं और वहां रहेंगे। काम जो मोदी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री समझ लो हमको चुनना है, तो सबने चुना है। मुख्यमंत्री मोदी जी बनेंगे, अमित शाह जी बनेंगे। तो ये भारत की राजनीति में हमें लगता है कि एक काला अध्याय जुड़ने जा रहा है। भेदभाव तभी मिटाया जा सकता है और सामंतवाद का फन तभी कुचला जा सकता है जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में केंद्र में बैठे। और ये इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों ही समाज को ठगने वाले लोग हैं। इनके साथ कभी गठबंधन नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। एक बार फिर से मोहन यादव जी को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साई को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी को बनाया गया। सर, जो जातीय जनगणना बिहार में हुई उसका असर दिखने लगा है। बीजेपी लगातार ओबीसी को फ्रंट फुट पे रख के एससी एसटी समाज की राजनीति करने लगी है। कैसे देखते हैं जो नए सीएम बन रहे हैं लगातार? देखिए, ये जातीय जनगणना का निश्चित रूप से एक परिफल है कि जातीय जनगणना में जो देखने को मिला था, भारतीय जनता पार्टी उसके आगे, उस जातीय जनगणना के आगे झुकी है। लेकिन एक दूसरे तरह की राजनीति का प्लान कर रही है और एक साजिश है। ये एक दूसरी साजिश कर रही है राजनीति के अंदर में। ये वैसे लोगों को चुन चुन करके लाना चाह रही है जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे मुखिया पति होते हैं। पत्नी मुखिया है लेकिन सारा काम मुखिया पति करता है। जी सर। हमारे यहाँ दलितों के लिए जो सीट रिजर्व है, तो हम लोग देखते हैं कि उस दलित जाति पे कोई सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था के लोग अपने घरों के अंदर जो काम करने वाले जो लोग हैं, जिनको बंधुआ मजदूर बनाए हुए हैं, उनको मुखिया बना देते हैं। जी सर। और मुखिया का एक नाम उनका रहता है, सिग्नेचर उनका रहता है और काम सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था करती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो गठजोड़ है, ये उसी तरह की गठजोड़ है कि ये कमज़ोर व्यवस्था को बनाई है कि बिल्कुल ही कमज़ोर रहे। और निश्चित रूप से मोदी जी ने जो कहा था उसी को करके दिखाया कि हम नेतृत्व करेंगे। तो मुख्यमंत्री नाम का ये रहेंगे, लेकिन नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करेंगे या गृह मंत्री। मोहनलाल जी ये लोग जो है रबर स्टैंप का काम करेंगे। ये रबर स्टाम्प नहीं, खड़ाऊ का शासन होगा। ये खड़ाऊ शासन होगा। जो राम राज्य की कल्पना ये कर रहे हैं ना, वही राम राज्य ला रहे हैं। कि खड़ाऊ शासन होगा और राम राज्य में खड़ाऊ का शासन था ना, राजगद्दी पर खड़ाऊ बैठा था। तो यहाँ भी वही है कि मोदी जी और अमित शाह जी का खड़ाऊ ये लोग हैं और वहाँ रहेंगे। काम जो मोदी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री समझ लो हमको चुनना है तुमको, तो सबने चुना है। मुख्यमंत्री मोदी जी बनेंगे, अमित शाह जी बनेंगे। तो ये भारत की राजनीति में हमें लगता है कि एक काला अध्याय जुड़ने जा रहा है। और इस तरह के राजनीति से जिस राज्यों में भी इस तरह की राजनीति होगी, उनकी बदहाली बढ़ेगी, बदहाल होंगे और बहुजन समाज वहाँ और भी ठगा जाएगा। भ्रष्टाचारियों का बोलबाला वहाँ और बढ़ेगा। और जो वादे हैं जो किए गए हैं, बहुत सारे वादे किए गए हैं। हम सिलेंडर की बात हो रही थी तो बताया गया कि वहाँ 500 रुपये सिलेंडर देंगे ये। तो अगर भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में 500 रुपये सिलेंडर क्यों देना चाह रही है? भारत को क्या अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग एक तरह की टैक्स प्रणाली ला रहे थे कि एक राज्य में एक टैक्स प्रणाली होगा, एक चुनाव की बात ये कर रहे थे। फिर भारतीय जनता पार्टी वोट लाने के लिए हर राज्यों में अलग अलग मापदंड क्यों तय कर रही है? अलग अलग मापदंड तय कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रही हैं। अगर कहीं अभी मध्य प्रदेश में
लाडली बहना की अगर योजना सफल हुई तो मध्य प्रदेश से क्या वो पूरे भारत में नहीं लाडली बहना की योजना भाजपा को लागू करना चाहिए? क्या 500 रुपये का सिलेंडर अगर इन्होंने कहा राजस्थान में देने के लिए तो क्या पूरे भारत में नहीं देना चाहिए? तो ये व्यवस्था भारत के लोकतंत्र की, जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं ये धक्का दे रहा है, चोट दे रहा है। और लोकतंत्र हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत ही कमज़ोर ये में हालात से गुजर रहा है। और ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कहीं ना कहीं इसके रहते हमारा लोकतंत्र भी कहीं ना कहीं खतरे में मत पड़ जाए। सर, यदि हम बीजेपी की रणनीति को देखें तो वो 27 ओबीसी मिनिस्टर क्लेम करते हैं। SC/ST समाज को कंसेक्यूटिव में उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है। अभी जो है मुख्यमंत्री वो ओबीसी समाज ही, खास करके यादव समाज को दे रहे हैं, वहीं आदिवासी को दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम पलट के देखें तो लक्ष्मण यादव जैसे प्रखर वक्ता जो काशीराम की बात करते हैं, फूले पेरे अम्बेडकर की बात करते हैं, उनको उनके कॉलेज से, उनके नौकरी से निकाल दिया जाता है। देखिए, लक्ष्मण यादव जी एक सुलझे हुए बहुजन समाज की बात रखने वाले एक प्रोफेसर थे, सामाजिक चिंतक थे, जो समाज को, बहुजन समाज के बारे में चिंतन करते थे और हमेशा उसको लेकर चिंतित भी रहते थे कि कैसे हमारे बहुजन समाज आगे आए। मानवर साहब से काफ़ी उन्होंने उनको सीखा है, पढ़ा है, देखा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। आप जो कह रहे हैं कि मंत्री इतने इतने बना दिए गए, ओबीसी से बना दिए गए, ईबीसी से बना दिए गए, दलित से बना दिए गए, लेकिन जो अभी हमने कहा कि सब उन्हीं तरह के कमज़ोर लोगों को चुना जाता है जो अपने से कुछ नहीं कर पाते हैं और सत्ता का केंद्रीकरण कहीं और रहता है, बागडोर उनका कहीं और रहता है। जो भी व्यक्ति कुछ करने की तमन्ना रखता है, कुछ करने की क्षमता रखता है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने किनारे रखा है। और मेन स्ट्रीम में वही लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं और सीधा आरएसएस और मोदी और शाह के आगे नतमस्तक होने वाले लोग हैं। एक सर हम सामाजिक सवाल लेंगे। हम लोग मध्य प्रदेश में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और हमने जो देखा वहाँ पे, जैसे सिमरिया था, रीवा में, ऐसे कई इलाके हैं जहां ST समाज के लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं, अपना घर नहीं, और वो आज भी उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दुखित हैं, पीड़ित हैं। वो आज भी चप्पल पहन के सवर्णों की गलियों से नहीं जा सकते हैं। यदि सवर्ण समाज का कोई लड़का, छोटा सा बच्चा भी उनके गली से गुजरता है तो उनको खड़ा होना पड़ता है। ये व्यवस्था आज भी वहाँ है जहाँ जहाँ बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही है, आज भी मनुवाद हावी है। और बहन जी को लोग याद कर रहे थे, क्या कहेंगे सर? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में भी जब मान्यवर साहब जब तक बहुजन समाज पार्टी की स्थापना नहीं किए थे, तब का दिनों को याद कीजिए। उस समय क्या हालत थी, बिहार के अंदर क्या हालत थी। तो ये एक मान्यवर साहब ने एक मिशन चलाया था जहाँ से दलितों को आवाज़ मिली थी, दलितों को बुलंदियाँ मिली थी। और अगर बहुजन समाज अपने लिए चिंतित नहीं हुआ, अपने आप को बंधुआ मजदूर बनाए रखा, तो आज मान्यवर साहब तो नहीं रहे। लेकिन आज बहन मायावती हैं, जहाँ भी इन्हें नज़र पड़ती है उनको उन मुद्दों को उठाने का करती हैं प्रयास, उठाती भी हैं। लेकिन जब मजबूती से आप बहुजन समाज पार्टी के पीछे नहीं खड़े होंगे, अलग अलग दलों में बटे रहेंगे, अलग अलग भ्रांतियों में रहेंगे कि ये हमारा चिंतक है, ये हमारा दिन हमारा फिर लेगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, ये दोनों ही कभी भी न आदिवासियों के प्रति चिंतित होंगे, न दलितों के प्रति चिंतित होंगे और न बहुजन समाज के प्रति चिंतित होंगे। ये चिंतित होंगे तो ये सामंतवाद और मनुवाद के लिए चिंतित होंगे। कैसे हमारा सामंतवाद मजबूत होगा, कैसे हमारा मनुस्मृति मजबूत होगा, तो ये उनको मजबूत करने वाले लोग हैं। तो बहुजन समाज को इसके लिए जागना होगा। आज अगर हमारे आदिवासी भाई अगर वहाँ कष्ट में है, निश्चित रूप से कष्ट में है, लेकिन जब तक बहुजन समाज पार्टी भारत की राजनीति में ऊपर नहीं आएगी, बहुजन समाज पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक भारत में, मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी यही संकट है, अलग अलग प्रदेशों में यह संकट है। तो ये संकट को दूर करने का एकमात्र विकल्प है बहुजन समाज पार्टी,
कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाइए, केंद्र में बैठाइए और इन सारी परिस्थितियों से ऊपर उठ करके आप देखेंगे कि तब भारत में बाबा साहब का संविधान अक्षरशः लागू होगा और ये भेदभाव तभी खत्म हो सकता है, भेदभाव तभी मिटाया जा सकता है और सामंतवाद का फन तभी कुचला जा सकता है जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में केंद्र में बैठे। हम सर कई नेताओं से मिलते हैं बिहार में, जदयू आरजेडी के तमाम नेताओं से। ऑफ कैमरा वो कहते हैं कि बहन जी को लाना पड़ेगा, बहन जी को चेहरा बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कई लोग तो ऑन कैमरा भी कहते हैं कि बहन जी के बिना इंडिया गठबंधन अधूरा है। क्या बहन जी आएगी, नहीं आएगी? आप तो बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अपने बहुजन समाज से गठबंधन करेंगे और ये इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों ही समाज को ठगने वाले लोग हैं, इनके साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। इंडिया से यदि कांग्रेस को हटा दिया जाए, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, तो क्या बहन जी आ सकती हैं? देखिए, स्थितियां अलग होंगी तो विचार किया जा सकता है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के हटने से हम आ जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी आ जाएगी या नहीं आएगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है, उस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी एकला चलो की राजनीति की और अपने बहन जी ने, हम लोग मीटिंग थी परसों दिन लखनऊ में, उस मीटिंग में स्पष्ट कहा कि अकेले चलो और अपने ओबीसी ईबीसी समाज को जोड़ो और उन समाज के लोगों को जोड़ करके एक नया गठबंधन बनाओ और बहुजन समाज पार्टी के अंदर सबको ला करके एक अपनी ताकत दिखाओ। हम सभी लोग लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर हमारे जो भी ओबीसी के लोग हैं, ईबीसी के लोग हैं, वहाँ आए और अपनी ताकत को प्रदर्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में बहन जी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। अच्छा, ये जो प्रकरण अभी लगातार जिस प्रकार से चल रहा है सर, तेजी से घटनाक्रम बदल रही है, ओबीसी की पॉलिटिक्स में बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है, तो क्या प्लस राम मंदिर भी बनवा रही है, तो क्या लगता है कि ये समाज बीजेपी की तरफ जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि समाज बीजेपी की तरफ जा रहा है। एक हिंदुत्व का जो मैसेज है, हिंदुत्व का जो नारा है, वो देकर के युवाओं को जरूर गुमराह किया जा रहा है। आज अगर हमारे भारत में ज़रूरत है रोजगार की, लोगों को खाने की 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इसकी ज़रूरत है, युवाओं के हाथ में नौकरी की ज़रूरत है। लेकिन ये सब चीज़ों से नज़र भटकाने के लिए, निगाह को भटकाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंदुत्व का नारा दे करके अपने लड़कों को, अपने बेटा को, बेटी को लोग विदेश भेजे हुए पढ़ने के लिए और भारत के गरीबों को, भारत के नौनिहालों को ये हिंदुत्व के नाम पे मारने की राजनीति कर रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि हम हिंदू पहले भी थे, पहले से हिंदू है ना, हम बाय बर्थ हिंदू हैं, कोई नया हिंदुत्व तो हमारे अंदर क्या आया। लेकिन हम अपने बाबा साहब के संविधान को, जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है, मैंने पहला कहा है, तो धर्मनिरपेक्षता के आड़ों में हम और कुछ नहीं करें। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत है और इसके साथ हम जीते हैं, इसके साथ मरते हैं। हम ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं। तो हम ऐसा कोई राह नहीं चुनने जहाँ से हमें, अगर भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो हमारे भाई हैं। ये समझना होगा कि आज अगर घर की बंटवारा हो जाए और कोई भाई अलग हो जाए तो हमारा उस पर से अधिकार नहीं खत्म हो सकता है। तो ये हिंदुत्व का, अटल जी ने भी कहा था पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं, उनके साथ व्यवहार पड़ोसी अच्छा को खराब नहीं हो सकता बदल है। सकते हैं। सब व्यवहार अच्छा खराब आपके ऊपर कैसा है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट अपने लोगों से कहना है कि ये हिंदुत्व का नारा देकर बहकाने की जो प्रयास हो रही है, ये राम मंदिर के नाम पर युवाओं को जो भड़काने की जो बात हो रही है, ये राम मंदिर में अगर भगवान राम के अंदर हमारी आस्था पहले भी थी, आज भी है, इसमें क्या बदलाव हो गया? बदलाव अगर एक मंदिर के बन जाने से हो जाता तो क्या, मैं तो ये कहता मैं हिंदू हूँ, अगर राम भक्त हमारे लोग हैं तो राम भक्त होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंधविश्वास होना, ये पाखंड जो है, ये बुराई है। अगर राम मंदिर हजारों करोड़ रुपया से तैयार हो रहा है, एक राम मंदिर बनने से हमारे हजारों करोड़, जो यहाँ जो 130 करोड़ जनता भारत की है, जिसमें 81 करोड़ लोगों को सरकार कह रही है कि हम 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं,
तो क्या इस राम मंदिर से 81 करोड़ लोगों को अनाज देने की जो सरकार का प्रयास है बंद कर हो जाएगा? तब तो राम मंदिर से आना चाहिए सबको। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक कमी है सोच की, थॉट की, विजन की, जिससे हमारा भारत और भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। और हमारे राम मंदिर में सर पुजारी भी नियुक्त हो गए हैं मनोज पांडे जी, मतलब पांडे, शुक्ला, मिश्रा सब अपर कास्ट ही ब्राह्मण बनेगा, पुजारी बनेगा, ये भी तो एक सवाल है। नहीं, सवाल एक नहीं है, सवाल बहुत है। राम मंदिर को लेके सवाल बहुत है। हमने तो कहा कि 81 करोड़ जो लोग हैं, क्या उनको 2 वक्त की रोटी सरकार बंद करेगी? राम मंदिर से मिलेगा? सवाल ये है कि क्या हमारे जो युवा हैं उनको नौकरियां राम मंदिर से मिलेंगी? क्या हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है उस अर्थव्यवस्था को ताकत अयोध्या राम मंदिर देगा? क्या हमारे यहाँ जो आज लाख हम प्रयास कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, नहीं हो पा रही है, आए दिन बलात्कार हो रही है, घटनाएं हो रही है, क्या राम मंदिर के बनने से उन घटनाओं में रोक होगी? हमारी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? तो ये हिंदुत्व का नारा और हिंदुत्व हमारे जो खून के अंदर जो घोला जा रहा है युवाओं के अंदर, ये बहुत ही खतरनाक है और इससे हम सबों को बचना चाहिए। इस हवा से बचना चाहिए, इस हवा से बचना चाहिए, इस नशा से बचना चाहिए। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष ही भारत रहेगा। निश्चित तौर पे बाबा साहब ने भी कहा था कि जो भीड़ मंदिरों के सामने में है, यदि वह भीड़ स्कूलों में हो जाए, यह देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से मंदिर का हवा बनाया जा रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। साथ में जो पॉलिटिकल उलटफेर देखने को मिल रहा है, बीजेपी की 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है, इंडिया टीम यानी कांग्रेस की करारी हार हुई है, सीएम ओबीसी समाज मनोज यादव को बनाया जा रहा है, आदिवासी समाज से विष्णुदेव साई को बनाया जा रहा है, भजन लाल जी को भी बनाया गया है राजस्थान में। तो इससे कितना प्रभाव 24 में पड़ेगा? क्या ओबीसी मोदी की तरफ देख रहे हैं या मोदी ओबीसी की तरफ देख रहे हैं? बिना ओबीसी एससी एसटी की बात किए हुए, फूले, पेरियार, अंबेडकर की बात किए हुए 21वीं सदी में तो पॉलिटिक्स करना मुश्किल है। सत्ता में वही आएगा जो बाबा साहब की बात करेगा। तो इस पे बीजेपी प्रयास तो कर रही है, लगातार ओबीसी एससी एसटी सीएम दे रही है, लेकिन क्या जो बहुजन समाज के हक की बात है, जो उनके अधिकार की बात उठाने वाले लोग हैं, उनको भी कॉलेज से एक तरफ निकाला जा रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बीजेपी के पॉलिटिक्स को कैसे लेते हैं। आपको चेहरा चाहिए या पर्दे के पीछे जिस प्रकार से आरक्षण हो, रिजर्वेशन हो, उसको हटाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इन मुद्दों को लेके आप चुनाव में जाएंगे। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।